कुछ अन्य खबरों के विस्तार पूर्वक वर्णन की ओर। और आज की पहली खबर, तेलंगाना हाईकोर्ट ने न्यायालय की अवमानना पर पलटा फैसला। पूर्व में तेलंगाना हाईकोर्ट की एक पीठ ने कुछ अधिकारियों को माना था अवमानना का दोषी। अनिश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत हुआ यह। इन दिशा निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में पुलिस के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर तेलंगाना उच्च न्यायालय में याचिका की गई थी दायर। गौरतलब है कि पुलिस द्वारा धारा 41 के तहत कोई नोटिस जारी किए बिना ही आरोप पत्र दायर करने का यह आरोप है। अनिश कुमार बनाम बिहार राज्य मामला देश में दहेज की समस्या और उसके खिलाफ दहेज के मामले में एक आरोपी के अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। मामला भारतीय दंड संहिता की 498A और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 से संबंधित है। वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पुलिस अधिकारियों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। गौरतलब है कि मामले में सजा का प्रावधान 7 साल से कम हो तो पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पूर्व CRPC की धारा 41 के तहत नोटिस देना आवश्यक होता है। तेलंगाना हाईकोर्ट की माने तो इसी मामले में पुलिस अधिकारियों को दोषी माना गया। इसी तरह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित करता है और जानने के लिए आवश्यक है कि यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी प्रदान करता है। इसी प्रकार संविधान का अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने के लिए भी सक्षम बनाता है। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 में अवमानना या कंटेम्प्ट अदालत की प्रतिष्ठा या अथॉरिटी के लिए असम्मान प्रकट करने के बराबर माना गया है। सैरोगेट और भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए कुछ नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं। बच्चों को टारगेट करने वाले विज्ञापनों को भी रेगुलेट करने के लिए ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। छूट और मुफ्त दवाओं की पेशकश कर उपभोक्ताओं को लुभाने की कोशिश करने वाले विज्ञापनों के लिए कुछ सख्त मानदंडों का यह प्रावधान किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रभावित करने वाले भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए यह प्रावधान है। उद्योग जगत के लिए इन प्रावधानों को अधिक स्पष्ट करने तथा उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए गाइडलाइंस जारी हुई हैं। गौरतलब है कि वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्राप्त किए बिना किसी भी स्वास्थ्य या पोषण संबंधी लाभ का दावा देने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाई गई है। विज्ञापनों के डिस्क्लेमर में उत्पादों और सेवाओं से जुड़ी किसी भी जानकारी को छिपाने से मना यह गाइडलाइंस करती आई हैं। ये गाइडलाइंस सेवा प्रदाताओं, विज्ञापन दाताओं, विज्ञापन एजेंसियों आदि के लिए विभिन्न कर्तव्यों को भी निर्धारित करती हैं। शराब, तंबाकू जैसे उत्पादों का विज्ञापन सीधे तौर पर करना कानूनन सही नहीं है। ऐसे में इन उत्पादों के विज्ञापनों के लिए किसी अन्य प्रोडक्ट को सैरोगेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सोडा वाटर के बहाने शराब का प्रचार करना या इलायची के बहाने तंबाकू का प्रचार करना इसी तरह के एक सैरोगेट विज्ञापन का उदाहरण है। नई गाइडलाइंस प्रिंट, टेलीविजन, ऑनलाइन जैसे सभी मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर लागू की जाती हैं। ये गाइडलाइंस उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की गई हैं और तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गई हैं। नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 का दूसरा संस्करण जारी हो चुका है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की ई-गवर्नेंस सेवा वितरण प्रणाली का आकलन इसके तहत किया जाना है। नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं देने में केंद्रीय मंत्रालयों की प्रभावशीलता पर केंद्रित है यह असेसमेंट। NESDA 2021 में निम्न 7 क्षेत्रों की सेवाएं शामिल की गई हैं: वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा, स्थानीय शासन और उपयोगी सेवाएं, समाज कल्याण, पर्यावरण और पर्यटन। NESDA 2021 के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल्स का 2 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल मिनिस्ट्री पोर्टल्स श्रेणी में सूचना और सेवा लिंक्स के लिए सिंगल विंडो एक्सेस प्रदान करने वाले पोर्टल्स भी शामिल हैं। निम्न 4 पैरामीटर्स पर इन पोर्टल्स का मूल्यांकन किया जाएगा: एक्सेसिबिलिटी, कंटेंट अवेलेबिलिटी, ईज ऑफ यूज और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल मिनिस्ट्री सर्विसेज पोर्टल श्रेणी के तहत सेवा पोर्टल्स को किया गया शामिल। ये पोर्टल सेवाओं के डिजिटल वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सेवाओं से संबंधित जानकारियां भी प्रदान करते हैं। गौरतलब है कि सेवा पोर्टल्स का मूल्यांकन 3 अतिरिक्त पैरामीटर्स
एंड सर्विस डिलीवरी, इंटीग्रेट सर्विस डिलीवरी और स्टेट्स एंड ट्रैकिंग पर किया गया है। NESDA 2021 में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग देने के लिए निम्न 4 ग्रुप बनाए गए हैं: नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स ग्रुप, यूनियन टेरिटरीज ग्रुप, रेमिनेंट स्टेट्स ग्रुप A, रेमिनेटिंग स्टेट ग्रुप्स B। स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल मिनिस्ट्री पोर्टल्स की श्रेणी में पहले पायदान पर हैं नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स ग्रुप में नागालैंड, यूनियन टेरिटरीज ग्रुप में जम्मू कश्मीर, जबकि रिमेनिंग स्टेट्स ग्रुप में हैं केरल, रिमेनिंग स्टेट्स ग्रुप B में हैं उड़ीसा। स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल मिनिस्ट्री सर्विसेज पोर्टल की श्रेणी में पहले स्थान पर मेघालय, यूनियन टेरिटरीज ग्रुप में जम्मू कश्मीर, रिमेनिंग स्टेट्स ग्रुप A और B में A में पंजाब जबकि B में राजस्थान रहेगा। स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल मिनिस्ट्री पोर्टल्स की श्रेणी में केंद्रीय गृह मंत्रालय को रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया है। स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल मिनिस्ट्री सर्विसेज पोर्टल की श्रेणी में वित्त मंत्रालय के सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल रैंकिंग में पहले पायदान पर हैं। NESDA का गठन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा वर्ष 2019 में किया गया था। गौरतलब है कि संबंधित सरकारों को नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण में सुधार करने में मदद करता है। NSDA देश भर की सर्वोत्तम ई-गवर्नेंस प्रावधानों को साझा करने का भी काम करता है NESDA। अब आज की चौथी खबर, गुजरात के विधायकों ने किया यूपी विधानसभा का दौरा। यूपी विधानसभा ई विधान प्रणाली के बारे में जानकारी के लिए हुआ था यह दौरा। यूपी विधानसभा डिजिटल विधानसभा प्रणाली या ई विधान प्रणाली वाला एक राज्य है। डिजिटल विधानसभा बनना राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्रणाली के माध्यम से संभव हो पाया था। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सभी भारतीय राज्यों और संसद के विधायी निकायों को डिजिटलाइज करने की एक प्रणाली है। इस प्रणाली के लिए एक वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप का विकास किया गया। इन पर सदन की कार्यवाहियां, तारांकित, अतारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर, समितियों की रिपोर्ट आदि उपलब्ध रहती हैं। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने वर्ष 2014 में ही इस प्रकार की प्रणाली को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू कर दिया था। गौरतलब है कि नागालैंड प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। कई हजार टन कागजों की बचत और सालाना लाखों पेड़ों की बचत करने में इस प्रणाली से मदद मिलेगी। पिछले साल दिसंबर में दुबई सरकार 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बनी। अब डालते हैं नजर अगली खबर पर। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी के लिए MOA को मिली मंजूरी। केंद्र की तरफ से यह मिली थी मंजूरी। इस फैसिलिटी या सेंटर की स्थापना श्रीलंका के कोलंबो में की जानी है। इस स्थापना के लिए बिम्स्टेक के सदस्य देशों द्वारा 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में किए गए थे हस्ताक्षर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे MOA कहा जाता है, किसी संगठन के मुख्य उद्देश्यों और गोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यह सेंटर सदस्य देशों के बीच विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में टेक्नोलॉजीज के हस्ताक्षरण की सुविधा प्रदान करता है। इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निम्न टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्र शामिल हैं: बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, नवीनकरण ऊर्जा टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ई वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन से संबंधित टेक्नोलॉजी आदि। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी के लिए एक गवर्निंग बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। गौरतलब है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की सभी गतिविधियों पर नियंत्रण रखेगा गवर्निंग बोर्ड। इस गवर्निंग बोर्ड में प्रत्येक सदस्य देश की ओर से एक नामांकित व्यक्ति शामिल होगा। बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीसेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। यह बहुपक्षीय क्षेत्रीय संगठन 1997 मतलब कि 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से अस्तित्व में आया था। बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। प्रारंभ में इस संगठन में केवल 4 देश, जिन्हें हम हिंदी में कई दफ़ा राज्य भी कहा करते हैं, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड शामिल थे। गौरतलब है कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस की नज़र से देखें तो एक राष्ट्र, एक इकाई होती है जिस पर राज्य किया जाता है, तो उस तहत इसे राज्य भी कहा जा सकता है। बाद में म्यांमार, नेपाल और भूटान के इसमें शामिल होने के बाद वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 7 हो गई है।
अब नजर डालें अगली खबर पर। MoSPI द्वारा 2020-21 के लिए PLFS जारी। 2020-21 में बेरोजगारी दर में 0.6% की गिरावट दर्ज की गई। वर्तमान में बेरोजगारी दर 4.2% है। गौरतलब है कि 2020 और 21 में कुल बेरोजगारों में केवल 4.2% लोग काम पाने से वंचित रहे, जबकि 2019 और 20 में 4.8% लोगों को नहीं मिला था काम। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 3.3% है और शहरी क्षेत्रों में यही बेरोजगारी दर 6.7% है, जिससे कि यह संभवतः समझ आता है कि जो शहरों में बेरोजगारी दर है वो ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। नौकरी की तलाश में लोगों का शहर की ओर आना या पलायन यहाँ पर संभवतः इसका कारण हो सकता है। 2020-21 के दौरान श्रम बल भागीदारी दर रही 41.6%, जो कि 2019 और 20 के दौरान थी 40.1%। श्रम बल भागीदारी दर जनसंख्या का वह प्रतिशत है जिसको या तो काम मिल चुका है या काम की तलाश में है। साल 2020-21 में वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो 39.8% रहा। वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो वर्ष 2019-20 में जबकि 38.2% रहा था। वर्तमान में प्रवासन दर भी 28.9% है। यह सब इस रिपोर्ट के तहत हमें पता चला। अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। UNCTAD ने जारी की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रुझानों पर आधारित रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में भारत के लिए निराशाजनक आंकड़े मिले हैं। भारत ने साल 2020 में 64 अरब जबकि 2021 में 45 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया था। यह डॉलर में आंकड़ा है। साल 2021 में यह आंकड़ा घटकर पहुंचा 45 अरब तक। 30% गिरावट के बावजूद भारत FDI अंतःप्रवाह के मामले में विश्व के 10 देशों की सूची में 7वें स्थान पर है। शीर्ष 10 FDI प्राप्तकर्ता देशों में केवल भारत ही FDI अंतर्प्रवाह में गिरावट दर्ज करने वाला एकमात्र राष्ट्र है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 367 अरब प्राप्त कर शीर्ष 10 देशों में प्रथम स्थान पर रहा। चीन जबकि दूसरे स्थान पर 181 अरब डॉलर प्राप्त करके रहा और हांगकांग यहीं पर 141 अरब डॉलर प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहा। FDI प्रक्रिया के तहत एक देश के निवासी किसी अन्य देश के फर्म में निवेश करते हैं। साल 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय के रूप में UNCTAD की स्थापना की गई थी। UNCTAD का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। अगली खबर है। 500 में से लगभग एक पुरुष में अतिरिक्त X या Y लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, जिस कारण से उनमें ज्यादा रिस्क है टाइप 2 डायबिटीज होने का। 40 से 70 आयु वर्ग वाले पुरुषों के आनुवांशिक डेटा के विश्लेषण पर आधारित है यह अध्ययन। इन सभी पुरुषों में 356 पुरुषों में एक अतिरिक्त X लिंग गुणसूत्र या फिर एक अतिरिक्त Y लिंग गुणसूत्र मौजूद था। मानव में गुणसूत्रों का 23वां जोड़ा दोनों लोगों में लिंग निर्धारण करने के लिए माना जाता है। ये लिंग गुणसूत्र X या Y दोनों हो सकते हैं। मानव की जैविक लिंग का निर्धारण करते हैं। पुरुषों में आमतौर पर X और Y दोनों लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिस कारण इसे XY कहा जाता है, और महिलाओं में यही XX गुणसूत्र कहा जाता है। इसके अतिरिक्त X गुणसूत्र या एक अतिरिक्त Y गुणसूत्र के चलते कुछ पुरुषों में XXY और कुछ में XYY गुणसूत्र भी हो सकते हैं। अध्ययन के लिए की गई रिसर्च में भी शोधकर्ताओं ने पुरुषों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र की पुष्टि की है। एक अतिरिक्त X गुणसूत्र वाले XXY गुणसूत्र वाले पुरुषों में प्रजनन संबंधी समस्याओं की संभावना बहुत अधिक है। XXY गुणसूत्र वाले पुरुषों में डिलेड प्यूबर्टी का 3 गुना अधिक और निसंतान होने का 4 गुना अधिक रिस्क होता है। इन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की रक्त सांद्रता भी काफ़ी कम होती है। एक अतिरिक्त Y गुणसूत्र वाले या XYY गुणसूत्र वाले पुरुषों की प्रजनन प्रणाली भी सामान्य है। अतिरिक्त गुणसूत्र वाले पुरुषों के टाइप 2 डायबिटीज, थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी बीमारियों से पीड़ित होने का उच्चतः जोखिम रहता है। अब नजर डालें अगली खबर पर। रूस ने भारत के कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए TVS-2M परमाणु ईंधन की आपूर्ति की। यह ईंधन पहले से प्रयोग किए जा रहे परमाणु ईंधन की तुलना में अधिक विश्वसनीय और कम लागत जन्य है। TVS-2M एक ईंधन
असेंबल है और इसके तहत यूरेनियम को पतले पतले ट्यूब में भरकर ईंधन के रूप में भरा जाता है। यह पहले से प्रयोग किए जा रहे ईंधन असेंबली की तुलना में लगभग 7.6% अधिक ईंधन को ले जाने में सक्षम है। TVS-2M की अन्य विशेषता इसके प्रयोग किए जाने वाले एडवांस मलबे रोधी फिल्टर हैं जो ईंधन असेंबली की रक्षा करते हैं। TVS-2M का प्रयोग किए जाने पर रिएक्टर 18 महीने तक कार्य करने में सक्षम होता है। यह रिएक्टर ईंधन को हटाने और नए ईंधन बंडलों को डालने के लिए हर 12 महीने में रोकना पड़ता है। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसी के साथ यह तमिलनाडु के तिरुवेली जिले में कुंडलकुलम में स्थित है। गौरतलब है कि इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया है। वर्तमान में इस संयंत्र की इकाई और 2 से हो रहा है, बिजली उत्पादन 1 से हो रहा है। इस संयंत्र की 3, 4, 5 इकाइयां निर्माणाधीन अवस्था में हैं। इस संयंत्र को न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। द क्रियोस्फर जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट द्वारा अंटार्कटिका क्षेत्र से जुड़ी गंभीर तथ्य सामने आए हैं। माफ कीजिए, यह है द क्रायोस्फीयर जर्नल। ताज़ा गिरी हुई अंटार्कटिक बर्फ में माइक्रोप्लास्टिक के कण मौजूद हुए हैं। वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि बर्फ में मौजूद प्लास्टिक के कण बर्फ को तेजी से पिघलाने एवं जलवायु को प्रभावित करने के लिए क्षमता रखते हैं। माइक्रोप्लास्टिक के कणों का डायमीटर 5 मिलीमीटर है, जबकि व्यावसायिक प्रयोजनों में किया जाता है माइक्रोप्लास्टिक का उपयोग। गौरतलब है कि साल 2019 में न्यूजीलैंड के कैंटरबरी विश्वविद्यालय के एक छात्र ने अंटार्कटिका का दौरा किया था। रॉस आइस शेल्फ ने इस छात्र ने 19 वर्ष में नमूने इकट्ठे करना शुरू किया। परीक्षणों के अध्ययन में पाया गया कि सभी बर्फ के नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद हैं। इसी के साथ प्रति लीटर पिघली हुई बर्फ में माइक्रोप्लास्टिक कणों की औसत संख्या 29 पाई गई। माइक्रोप्लास्टिक कणों की सांद्रता अंटार्कटिक क्षेत्र के पहले से मौजूद सांद्रता से काफ़ी अधिक है। साल 2022 तक देश में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के प्रयोग को खत्म करने का संकल्प लिया गया है। हाल ही में सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत भारतीय सेनाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी। इसी के साथ सेना की औसत उम्र तथा रक्षा बलों के खर्चे कम करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। गौरतलब है कि योजना के तहत भर्ती कुल सैनिकों में से 75% को केवल 4 साल बाद ही सेवानिवृत्ति दी जाएगी। 25% सेना में भर्ती किए गए इस तरह के सैनिकों को ही स्थायी आयोग के तहत आगे बढ़ने की सुविधा मिलेगी। केवल अधिकारी रैंक के नीचे के कर्मियों के लिए यह योजना जारी की गई है। इस में 17.5 से लेकर 21 वर्ष की आयु के उम्मीदवार ही पात्र होंगे। वर्ष 2022 के लिए भर्ती प्रक्रिया की ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। पिछले 2 वर्षों के दौरान भर्ती करना संभव नहीं हो सका था। वर्ष 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया के लिए आयु सीमा में एक बारगी छूट प्रदान करने के लिए यह फैसला किया गया है। सेवानिधि पैकेज एक कर मुक्त राशि होगी, जिसमें 11.71 लाख रुपए एक मुक्त राशि के रूप में मिलेगी। इन्हें वेतन के रूप में 30,000 रुपये शुरुआती और बाद में अंत तक यह 40,000 होने की संभावना जताई गई है। सिप्री ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के तहत वर्षों में वैज्ञानिक वैश्विक परमाणु शस्त्रागार बढ़ाने की ओर इंडिकेशन दे रहे हैं। सिप्री 1966 में स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। सिप्री संघर्ष, आयुष, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है। यह स्थिति दशकों से चली आ रही है। परमाणु हथियार अप्रसार की प्रवृत्ति को कम करेगी। वैश्विक परमाणु हथियारों में भारत की भागीदारी केवल 1% है। भारतीय सेना सैन्य व्यय के मामले में दुनिया में 3रे स्थान पर है। अंत में मैं आप सबसे लूंगी अलविदा। आप सब जुड़े